स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में देखा था। फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन देखा था, उसके बाद उनके कार्य क्षेत्र, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रक्रिया सब देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रकार। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो 2 प्रकार का होता है, सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन में क्या होता है? सबसे पहले ये आंतरिक मूल्यांकन में इनका होता है कि जो व्यक्ति के जो मानसिक गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन करना। और बाह्य मूल्यांकन का अर्थ होता है उनका जो व्यवहार होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना। आगे है सतत और व्यापक मूल्यांकन हेतु रणनीति निर्धारण व क्रियान्वयन। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन सबको देख लेते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो रणनीति निर्धारित की गई है वो क्या है, किस आधार पर निर्धारित की गई है, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है। इसमें पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट कार्य। यह किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर संपादित की जाने वाली गतिविधि या क्रियाकलाप है। आप सभी ने मतलब ये अपने क्लासेस में कोई ना कोई प्रोजेक्ट कार्य बनाया ही होगा, तो सबको पता है ये एक मतलब कोई एक उद्देश्यपूर्ण टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना रहता है, या एक टाइप का क्रियाकलाप ही मान लेते हैं जो है वो होता है। अगला है छात्र प्रोफाइल। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार की जाती है। ये टीचर्स के द्वारा तैयार की जाती है, शिक्षकों द्वारा। जो बच्चे होते हैं उनकी जो मतलब कार्य होते हैं, उनकी गतिविधियां जो भी होती हैं, उन सबका एक डाटा बना के एक फाइल बना के शिक्षक अपने पास रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर सके। प्रदत्त कार्य। विभिन्न विषयों में अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति हेतु बच्चों से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अभ्यास कराए जाते हैं। आगे है अवलोकन। बच्चे को कार्य करते समय देखें तथा उसकी रुचि, मतलब बच्चा जब कोई भी कार्य कर रहा है उसके व्यवहारों को, उसकी रुचियों को, जो कार्य कर रहा है उन सब का अवलोकन करके उनका मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है, मतलब उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनकी रुचि, गति और अधिगम की प्राप्ति के स्तर को नोट किया जाता है, जिससे उनके बारे में सही निर्णय लिया जा सके, उनका अच्छे से मूल्यांकन किया जा सके। भ्रमण। बच्चों द्वारा भ्रमण के अनुभवों पर आधारित चर्चा एवं प्रस्तुत आख्या के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। जब एक सबसे उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि बच्चों को अधिगम कराने की, और उसके आधार पर जो छात्र अपना मतलब फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर भी उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। युग्म मूल्यांकन। छात्र या छात्राएं एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब जैसे हम छात्रों का कोई कार्य दे रहे हैं छात्रों को, तो उनका एक ग्रुप बना के दें और उसके आधार पर वे एक दूसरे का मूल्यांकन करें, कौन कैसा कार्य कर रहा है, कितना कार्य किसने किया, कैसे किया, इन सब का मूल्यांकन, वही युग्म मूल्यांकन हो गया। आगे है लिखित व मौखिक परीक्षा। बच्चों का लिखित और मौखिक परीक्षण बच्चों की उपलब्धि के आकलन का महत्वपूर्ण आधार है। ये तो सभी को पता है, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट यही है कि लिखित और मौखिक परीक्षा बच्चों का या तो हम उनका साक्षात्कार लेकर उनके बारे में उनका मूल्यांकन करते हैं, या फिर उनको क्वेश्चनरी देकर उनका मूल्यांकन करते हैं। आगे है क्रियाकलाप। पाठ्यवस्तु पर आधारित या पाठ्येतर गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता के आधार पर आकलन किया जा सकता है। मतलब उनको कोई क्रियाकलाप दिया जाए उनके विषय वस्तु से लेकर, और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए, उनका आकलन किया जाए। ये तो हो गया मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो क्रियान्वयन होता है वो कैसे होता है। आगे सतत मूल्यांकन तथा अपेक्षित आकलन परिणाम। जो परीक्षाएं होती हैं समय समय पर, जैसे साप्ताहिक परीक्षा हो गई, या फिर मासिक, या फिर त्रैमासिक, छमाही परीक्षा हो गई, सेमेस्टर प्रणाली हो गई, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में देखना है। तो पहला है इकाई परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट। ये या तो हम मंथली तो मासिक टेस्ट हो जाएगा, मासिक टेस्ट। ये यूनिट टेस्ट का मतलब जैसे कोई मतलब बुक है उसमें यूनिट वाइज चैप्टर्स दिए रहते हैं, तो एक यूनिट पढ़ा के उसका टेस्ट लिया जाए, ऐसे होता है।
और मासिक परीक्षा में सभी को पता है मंथली टेस्ट, पूरा मंथ में जितना पढ़ाएगा उसका टेस्ट, और सत्र परीक्षा यानी सेशन टेस्ट, 2 परीक्षाएं सितंबर और फरवरी में। इनका कहने का मतलब है सेशन टेस्ट यानी जैसे छमाही परीक्षा को मान लेते हैं, पहले आधा सिलेबस एक टाइम पे पढ़ा के टेस्ट लिया जाए और आधा सिलेबस एक टाइम पे, वो हो जाता है सेशन टेस्ट। और अगला है सेमेस्टर प्रणाली। समय और पाठ्यक्रम कम होने पर विद्यार्थी सरलता से सीख लेते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है कि जैसे मतलब जो पूरा कोर्स है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे हमारा डीएलएड का कोर्स ही है, उसको मतलब 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। इससे समय मतलब पाठ्यक्रम कम हो जाता है और समय कम हो जाता है, तो विद्यार्थी सरलता से सीख लेते हैं। अभी सारा सिलेबस एक साथ करके दिया जाए तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, तो छात्र उतनी आसानी से नहीं सीख पाएंगे। आगे है ग्रेडिंग सिस्टम और इसकी चुनौतियाँ। ग्रेडिंग सिस्टम जो मतलब लोअर क्लासेस में चलता था, अब तो फिलहाल ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में संकल्पित सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम में जो जैसे बच्चों को अंक दिए जाते हैं, एक एवरेज अंक, जैसे कोई बच्चा 80 से 90 के बीच में पाया तो उसको अलग ग्रेड दे दिए, कोई 90 से 100 के बीच में पाया तो उसको A1, इसको B1, ऐसे अलग अलग मतलब पॉइंट पे 70 से 80 के बीच में आया तो C, और 60 से 70 के बीच में आया तो D। ऐसे टाइप के ग्रेडिंग सिस्टम डिसाइड किया गया 2005 की रूपरेखा में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में संकल्पित किया गया है इसको। इसमें बच्चों की क्षमता एवं आकलन अंकों की बजाय ग्रेड बिंदुओं में किया जाता है। इसकी मूल्य मानता है कि अंक दिए बिना भी बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है, मतलब बिना अंक दिए ही बच्चों के विकासात्मक पहलू का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि अंकन प्रणाली में अंक प्राप्त करने का ना तो कोई पर्याप्त वैध, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, सार्थक आधार उपलब्ध होता है और ना ही परीक्षकों में इतनी कुशलता है कि वे छात्रों के समूह को त्रुटि रहित ढंग से बांट सकें। इनका मेन मोटिव क्या था कि छात्रों को ग्रेडिंग सिस्टम से उनका जो मूल्यांकन है वो किया जाए, क्योंकि कोई भी टीचर इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो बच्चे का एकदम परफेक्ट मूल्यांकन कर सके कि किसको कितना अंक मिलना चाहिए। इसी कारण बच्चों के जो मतलब उनके गुण हैं, उनकी विशेषताएं, उसको दर्शाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया सिस्टम में। शिक्षकों में प्रशिक्षण व अभ्यास के अभाव में ग्रेडिंग सिस्टम का अभी बहुतायत से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जिस पर अतिशीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मूल्यांकन के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। भाषा विकास की दक्षता के संदर्भ में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास किया जाता है? ये आप लोग मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर्स में भी, तो ये इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित होता है, किससे होता है? छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, या फिर भावात्मक पक्ष से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी से। तो ये तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।